स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लखनऊ में सीएम योगी ने कानपुर मंडल के विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में 362 विकास कार्यों पर चर्चा हुई और परियोजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने जनप्रतिनिधियों को जनता और शासन के बीच मजबूत कड़ी बताते हुए कानपुर मंडल को विकास का अग्रदूत करार दिया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद जिले के विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े 362 कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध ढंग से पूरी हों। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज और शासन की नीतियों के बीच मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचें। सीएम ने कानपुर मंडल को औद्योगिक और शैक्षिक विकास का केंद्र बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आय का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने हाल ही में उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एआई आधारित परिसर का जिक्र करते हुए कहा, कानपुर मंडल को शिक्षा और तकनीक का हब बनाया जाएगा। बैठक में सड़क, सेतु, पेयजल और जल निकासी से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों के शिलापट्टों पर स्थानीय सांसदों, विधायकों के नाम अंकित किए जाएं ताकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। इसके अलावा सीएम ग्रिड योजना और नगर निकायों को दी गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया गया। बैठक में कानपुर मंडल के औद्योगिक गलियारों जैसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इटावा की चंबल सैंक्चुरी और फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की योजना पर जोर दिया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि परियोजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्थानीय लोग ने इस बैठक को विकास के लिए मील का पत्थर बताया। लखनऊ में सीएम योगी की कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में विकास का नया रोड मैप तैयार किया है। 362 परियोजनाएं, पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर जोर से कानपुर मंडल को विकास का अग्रदूत बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 124वें एपिसोड में कई अहम मुद्दों पर जनता से संवाद किया और भारत की सफलताओं का उल्लेख किया। पीएम ने साइंस से लेकर आत्मनिर्भर भारत और आजादी से लेकर देश भर के किलों की बात की है। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को मन की बात की। उन्होंने मन की बात के 124वें एपिसोड में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने साइंस से लेकर आत्मनिर्भर भारत और आजादी की लड़ाई से लेकर देश भर के किलों की भी बात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत शुभांशु शुक्ला से की। पीएम ने कहा, शुभांशु पर पूरे देश को गर्व है। साथ ही पीएम ने कहा कि आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं और हर बच्चा नया आइडिया लेकर आता है। चंद्रयान 3 के बाद इनकी संख्या 2 गुना हो गई है। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर की पुण्यतिथि होती है। 8 अगस्त को गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब के अलावा भी कई अहम बातें देश के सामने रखी। कुछ लोगों को कभी कभी कोई काम
नामुमकिन सा लगता है क्या ये भी हो पाएगा? लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। साथियों, हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। बता दें, पीएम मोदी के मन की बात को बीजेपी नेताओं ने सुना, जहां पंचकुला में पार्टी दफ्तर में सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी, तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में मन की बात सुनी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी मन की बात सुनी। हर बार हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मन की बात के जरिए देश के अलग अलग स्थानों पर, प्रदेशों पर कैसे देशवासियों ने अपने मनोबल, अपने शक्ति दिखाने का काम किया है, अपने देश के विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाई है और विरासत को सही सलामत रखने के लिए उन लोगों ने जो भी कदम उठाया है, इस पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देशवासियों को अवगत किया है। ये जो मन की बात का कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा किया सीधे जनता से संवाद करने का, और संवाद करते करते अपने देश के साथ हर एक व्यक्ति का, हर एक नगर का, हर एक प्रांत का आपस का रिश्ता और मजबूत कैसे हो, वहां की अच्छाई हमको मालूम पड़े, हमारी अच्छाई हम उनको भेजे तो वो दूसरे से शेयर करे। ये एक तरह से इंटीग्रिटी, जो आपस की अंतर्निहित ताकतों को मजबूत करने का ये सकारात्मक प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है और उसमें देश में जो नए नए नवाचार होते हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग प्रयास होते हैं और पुरानी चीज जो लोगों के बीच में नई आई रहती है, सबको देश के सामने और दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए देश का युवा उत्साहित होता है और प्रतीक्षा करता है कि वो संडे, जो महीने का आखिरी संडे, वो कब आएगा और आधे घंटे का एक कैप्सूल मिलेगा जो देश में आत्मविश्वास और आशावादी जनता को दोबारा एक मुहिम उनके मन में जलाएगा। बता दें, मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नियमित रूप से देश के नागरिकों से संवाद करते हैं और विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो वहीं लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड को बड़े उत्साह के साथ सुना गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वाराणसी में बीजेपी नेता धर्मेंद्र राय सहित कई दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।
मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लखनऊ और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड को बड़े उत्साह के सुना गया। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पश्चिम विधानसभा के मंडल 3 में बूथ संख्या 288 पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, महामंत्री संजय राय और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में देश की प्राचीन विरासत, किलों के संरक्षण, खेलों में युवा प्रतिभाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर बात की। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कैंट विधानसभा के मंडल 2 में बूथ संख्या 89 पर कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम सुना। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इसे अद्भुत और प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद स्थापित करता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम हम लोगों ने सूर्यनगर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके सुना है। मन की बात का कार्यक्रम अद्भुत प्रेरणा देता है, चाहे प्राचीन किलों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, नवाचार की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से देश में हो रहे विभिन्न पहलुओं पर हम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है, और जो कार्यकर्ता या कोई सामाजिक व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो उत्कृष्ट समाज में योगदान दे रहा है, उनकी जानकारी भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम मन की बात के कार्यक्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति से परिचित कराना और उसे एक सूत्र में जोड़ने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मन की बात को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। लखनऊ, वाराणसी और अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक केंद्रों, बूथों और सार्वजनिक स्थलों पर इस कार्यक्रम को सुना। वाराणसी में धर्मेंद्र राय ने कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पीएम का ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज 124वीं बार अपने मन की बात से हम देशवासियों को साझा कर रहे हैं। आज काशी में हम लोग हैं और काशी में हमेशा वो कहते हैं, आज काशी में सावन का मौसम चल रहा है। उन्होंने लोक गीतों की चर्चा की, खास तौर पे उन्होंने कहा कि सारी हमारी संस्कृति परंपराएं इसी लोक गीत में छिपी हुई है, तो हमारी बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है। आज उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने इतिहास को जरा देखें। उन्होंने जो पुराने किले हैं, झांसी से लेके ग्वालियर, दतिया, तमाम कालिंजर, उसके बारे में कहा कि आप जाइए, जरा देखिए और इतिहास से सबक लीजिए। तो ऐसी संस्कृति के पोषक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, करोड़ों करोड़ों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब हमेशा उनके मन की बात को सुनकर कुछ नया पाने का प्रयास करते हैं। लखनऊ और वाराणसी में मन की बात के 124वें एपिसोड ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, ब्रिजेश पाठक और धर्मेंद्र राय जैसे नेताओं की सक्रियता से ये कार्यक्रम बूथ स्तर तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ये हादसा कांवड़ यात्रा के बाद मंदिर के रास्ते खुलने से अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर में रविवार की सुबह भगदड़ मच गई। इससे 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनसा देवी मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है और कांवड़ यात्रा रास्ते खुल गए, जिससे अचानक से भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। मंदिर पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में दर्शन के लिए पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते से गुजरना होता है। ऊंचाई के कारण सीढ़ियां भी छोटी हैं, जिससे भीड़ बढ़ी तो लोग एक दूसरे पर गिर गए और 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मंदिर परिसर से निकाला गया। भगदड़ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया है। कहा है कि स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। सीएम धामी ने हरिद्वार के जिला अस्पताल में जाकर घायलों से भी मुलाकात की। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो समय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि वहां दीवार पर तार लगा हुआ था, जिसे पकड़कर लोग चढ़ने लगे, जिस वजह से तार छिल गया और करंट फैल गया, जिससे हंगामा भी मच गया। एकदम से भीड़ काबू नहीं कर पाया था। मंदिर से 20-25 कदम पहले, उसके बाद लोगों ने अफड़ा मच गए। ना आगे लोग जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो दीवार पे तारे लगे होते हैं, उसके पकड़ के चढ़ने लगे लोगों ने। तो तार 1.5-2 एम की तार था, वो छिल गया, उससे करंट फैल गया और लोगों को ज्यादा अफड़ा मच गया। फिर लोगों को गिरते लगे। मेरे सामने तो 10-12 लोग तो गिर चुके थे सर, ठीक है। उसमें से मैं भी शामिल था उसमें। अपनी जान तो मैं बचा लिया, फिर लोगों को भी जितना बचा सकता मैंने बचाया। मैं भी खड़ा होकर जितना मेरा हिम्मत जुटा, उसके बाद मैं भी गिर गया। फिर मैं अंतिम में लोगों को साइड कर दिया, फिर मेरे लोग भी पिछड़ गए। वही हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि हमने तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से पाया कि किसी ने बिजली के तार टूटने की अफवाह फैलाई, जबकि घायलों या मृतकों को देखकर हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। हम जांच करेंगे कि किसने अफवाह फैलाई। इस हादसे में हम लोग अभी जांच करेंगे और इसमें जो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने कहा, और इसमें हम लोग की फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे या करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई ऐसी जो घायल है या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और उसी को हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई, और अन्य कैमरेज के माध्यम से, प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच भी की जाए। हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। वही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों धार्मिक स्थलों से अक्सर ऐसी कुप्रबंधन की खबरें सामने आती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं मनसा देवी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। यूपी के मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। योगी सरकार 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मृतकों के पार्थिव शरीर गृह जनपद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मची थी। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना सीएम ने की है। तो मृतकों के पार्थिव शरीर गृह जनपद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। तो जानकारी आपको देते हैं इस भगदड़ मामले को लेकर, जहां सीएम योगी की ओर से लिखा गया कि हरिद्वार स्थित श्री मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रद्धालुओं के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों के पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचाकर परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस दुर्घटना में यूपी के प्रत्येक मृतक के परिवार को यूपी सरकार द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खबर नोएडा से है। नोएडा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहाँ थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। उसके परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए BMW कार सवार 2 युवकों यश शर्मा, अभिषेक रावत गिरफ्तार कर लिए। नोएडा के सेक्टर 30 में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर दिया। सादरपुर सेक्टर 45 के निवासी गुल मोहम्मद अपनी 5 साल की बेटी आयत और अपने रिश्तेदार राजा के साथ स्कूटी पर चाइल्ड PGI सेक्टर 30 जा रहे थे, क्योंकि आयत की तबीयत खराब थी। इसी दौरान चाइल्ड PGI के गेट नंबर 3 के पास एक तेज रफ्तार BMW कार ने उनकी स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आयत हवा में उछलकर सड़क पर गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुल मोहम्मद और राजा को गंभीर चोटें आईं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लगभग रात को 1:30 बजे हमारे यहाँ मरीज गुल मोहम्मद अंसारी भर्ती हुआ और उसे एक्सीडेंट में चोट लग गई थी, जिसके बाद हमने उसका अभी हमारे यहाँ पे ICU में भर्ती है और उसके फेस पर कुछ इंजरीज हैं, जिसके लिए हमारे प्लास्टिक सर्जन उनको देख रहे हैं। इनके साथ एक और इनके रिलेटिव आए थे जो हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार लेकर के दूसरे स्थान पर चले गए हैं। सर, अभी क्या स्थिति है इनकी? कितने लोग आए थे? हमारे यहाँ पे ये लोग 3 लोग आए थे, जिसमें एक बच्ची को तो मृत घोषित कर दिया गया था, वो मृत ही आई थी हमारे यहाँ पे। और ये जो हमारे पास भर्ती हैं अभी इनकी स्थिति स्टेबल है। फेशियल इंजरीज के लिए इनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, हमारे प्लास्टिक सर्जन उसको देख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों ने इनको स्टेबल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यश शर्मा कार चला रहा था, जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, और एक व्यक्ति गगन के नाम पर है, जिससे यश ने इसे उधार लिया था। अभिषेक रावत कार में सहयात्री था और सेक्टर 70 में एक रेस्टोरेंट का मालिक है। जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे नशे में तो नहीं थे। भयावह हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि BMW और स्कूटी दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सेक्टर 20 पुलिस ने BNS की धारा 281 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और जांच के लिए CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस हादसे ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों ने इसे पुणे के पौष हादसे से जोड़ा, जहां भी तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक मासूम की जान ली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक BMW की रफ्तार इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाने का कोई प्रयास नहीं दिखा। हादसे के बाद दोनों आरोपी मौके से भागने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नोएडा के सेक्टर 30 में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली और एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी से कुछ राहत मिली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग पाएगी और क्या तेज रफ्तार और लापरवाही के खिलाफ सख्त कानून लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।